नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम 2019 का जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर है, पेपर फर्स्ट, उसकी सीडीपी करने जा रहे हैं। अब तक हमने तीन चार सालों के जो क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व कर लिया है। तो आज हम 2019 की सीडीपी को करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी इन दिनों अच्छी चल रही होगी। अभी हम जो तैयारी करें उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देखा और उसका आंसर देखकर हम आगे बढ़ गए। जो भी क्वेश्चन में इनमें कॉन्सेप्ट दिए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे ताकि उस कॉन्सेप्ट के बेस पर इस बार जो आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आपका आसानी से सोल्व हो जाएगी, उसमें दिक्कत ना हो। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। 2019 का जो पेपर फर्स्ट है उसका सीडीपी का पोर्शन है और फर्स्ट प्रश्न इसका है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होंगे। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। क्या कह रहा है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और तथा अन्वेषण करते हैं। व्यवहार कौशल का प्रयोग करेंगे और अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर। परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरों का अवलोकन अनुकरण करके सीखते हैं। लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर फॉलोइंग ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। कौन सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की प्रोसेस से ऑब्जर्व करके क्या करेंगे? बच्चे सीखेंगे। कैन बी कंडीशनड टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। बच्चे क्या है? बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स के संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। क्या ये ऑप्शन है? नेक्स्ट है, कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स और रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। सिंपल सी चीज है। जीन पियाजे ने क्या कहा था बच्चे के अनुसार? तो ये देखिए, जैसे पहले हम देखते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया, ये आपको पता है कि व्यवहारवाद जो बिहेवियरिज्म है उसकी जो क्या थ्योरी है वो है जो पावलोव ने दी थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो ये पियाजे का है नहीं, सिंपल सी बात है। पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का, ये आपको पता है कि जो कोलबर्ग है उसके जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसमें ये आता है। और सबसे पहले स्टेज है, जो पहला लेवल है, उसी के अंदर ये सबसे पहले आता है कि बच्चा क्या है, पुरस्कार दंड के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। दंड मिलेगा, उससे बचने के लिए कोई मोरल व्यवहार कर देता है, नैतिक आचरण कर देता है, उसे सिखाना तो ये भी नहीं है। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करते सीखते हैं। अवलोकन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं। ये बात अपने आप में क्या है? ठीक है, सही बात है, उसमें दिक्कत नहीं है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी आप ये देखो, जैसे आपने पहला ऑप्शन देखा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, ये बात भी ठीक है। ठीक है, और ये क्या है? बच्चे ऑब्जर्व करके दूसरों का अवलोकन करके भी सीखते हैं, ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है। जब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप ये देखो, सबसे पहले आपने ये देखा और ये आपको ऑप्शन सही लगा, उसके बाद आपने ऑप्शन नहीं देखे तो कई बार आपका प्रश्न गलत हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रश्न के 2-3 ऑप्शन होते हैं, दोनों तीनों ठीक होते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए उसमें हमें ये देखना कि ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा सही है, उसको हमें प्रेफरेंस देनी है, उसको हमें टिक करना है। दोनों बातें सही है। पर जीन पियाजे ने क्या कहा था? जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है। बच्चे ने क्या है कि एक्टिव लर्नर, जैसे वो बाहर के संपर्क में आता है तो अपने एक्सपीरियंस से ज्ञान का निर्माण करता है। ये बात सबसे ज्यादा कही थी, इसलिए पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था। क्या कहा था? लिटिल साइंटिस्ट कहा था। तो सक्रिय रूप से एक्टिव होकर सीखते, ये बात किसने कही थी? जीन पियाजे ने कही थी। तो ये सबसे ज्यादा, इन दोनों में सबसे सही बात कौन सी है? ये बात है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? पहला वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे में से हमेशा ये होता है कि 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए जीन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण है
और जीन प्याजे की कविक रिवीजन की एक छोटी सी क्लास भी डाली हुई है, और पूरा डीप समझना हो तो उसकी भी एक क्लास डाली हुई है, आप वहां जाकर सीख सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान तक होता है। देर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम खालिस्तान टू खालिस्तान। अब क्या होगा देखो, चालक विकास, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ठीक है, समझ लिया आपने। चालक विकास कौन सा होता है? मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? जब बच्चा एक एक्टिव खुद काम करे, अपने शरीर के मतलब ज्यादा प्रयोग करके काम करे, वो कौन सी होती है? मोटर स्किल होती है, फिजिकली ज्यादा एक्टिव हो जिसमें। फिर भी चालक विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान तक होता है। तो बताओ, इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे पर इनका सीक्वेंस क्या होगा? चालक विकास का जो मोटर डेवलपमेंट है इसका सीक्वेंस क्या होगा? पहला है सेफेलोपोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, शीर्षगामी और अधोगामी। प्रोक्सिमोडिस्टल सेफेलोपोडल, अधोगामी शीर्षगामी। नेक्स्ट है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास और परिष्कृत स्थूल चालक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा इन दोनों में से, इन सभी में से? मोटर डेवलपमेंट के अंदर पहला ऑप्शन देखते हैं शीर्षगामी अधोगामी, सेफेलोपोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोपोडल क्या होता है? सेफेलोपोडल होता है कि विकास जो है जो सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक इस सीरीज में चलेगा। पहले ये हिस्सा डेवलप होगा, उसके बाद ये और नीचे जाके आखिर में सबसे ज्यादा कौन सा होगा? पैर की उंगली सबसे लास्ट में डेवलप होगी। ये होता है सेफेलोपोडल। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है कि जो केंद्र होता है बॉडी का, उसके जो पार्ट है वो सबसे पहले डेवलप होंगे और आखिर के पार्ट सबसे ज्यादा देर से डेवलप होंगे। केंद्र का मतलब यह लिया जाता है जो लगभग हमारा हार्ट है इसके आसपास का एरिया, तो ये हिस्सा हमारे सबसे पहले डेवलप होता है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, और सबसे आखिर में कौन सा होगा? हाथ की उंगलियां। इसी तरीके से नीचे पैर की उंगलियां सबसे लास्ट में डेवलप होगी। ये प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या ये और ये दोनों ऑप्शन सेम आगे पीछे कर रखा है? पर यहाँ में देखना कि विकास में ये बात ठीक है, ऐसे ही होता है विकास, ऐसे भी होता है, पर यहाँ पूछा गया मोटर डेवलपमेंट है, इस चीज का ध्यान रखना कि चालक विकास का पूछा गया है। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट है। ये देखिए अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। स्थूल चालक विकास कौन सा होता है? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई बच्चा काम करता है, जैसे उसमें मान लीजिए बच्चे गेंद पकड़नी है और बच्चे ने क्या किया, ऐसे दोनों हाथ लगा के यूं पकड़ी है गेंद को, ठीक है, तो ये है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, जिसके अंदर क्या है, मतलब बड़े लेवल पर थोड़ा सा काम होता है, ज्यादा फिजिकली एक्टिव होके मतलब बॉडी का ज्यादा हिस्सा काम करता है मिलके, वो होता है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। और फाइन मोटर डेवलपमेंट स्थूल कौन सा होता है? सूक्ष्म चालक विकास वो होगा जिसमें महीन काम होता है, जैसे मतलब सुई है उसके अंदर से धागा निकालना है या सुई से कोई काम कर रहे होते हैं, इस तरीके काम। ये जो सूक्ष्म काम होते हैं ये किसके अंदर आते हैं? सूक्ष्म चालक विकास के अंदर आते हैं इस तरीके काम, जैसे स्वेटर बुनना हो गया, कोई धागों का काम करना हो गया। तो चालक विकास में व्यक्तिगत विधाएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या होगा? तो सबसे सही आंसर इसका क्या होगा? तो सबसे पहले ये बताओ, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगी, फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी। विकास को जो भी हमने पढ़ा है तो हमने यही पढ़ा है कि पहले क्या होगा, जो बड़े हिस्सा है वो काम करेगा और फिर छोटा हिस्सा काम करता है, जैसे सेफेलोपोडल में आता है या प्रोक्सिमोडिस्टल के अंदर ये चीज आती है। जैसे पहले बच्चे को बाल पकड़ी तो बच्चा यू होकर पकड़ता है, फिर जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है बच्चा क्या है, उंगलियों से भी पकड़ना उसको क्या कर देता है, शुरू कर देता है, और लास्ट में क्या करता है, एक हाथ से पकड़ लेगा और इससे पहले दोनों हाथों से यू पकड़ेगा, तो आखिर में जाके एक हाथ से पकड़ना शुरू कर दे। ये है सूक्ष्म मतलब फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये चीज होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा फिर ऑप्शन 3, पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगी। ध्यान रखना इस चीज का, पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगी, फिर कौन सी होगी? फाइन मोटर डेवलपमेंट। पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के पूरे हाथ से चीजों को पकड़ना या बॉडी का ज्यादा हिस्सा एक्टिव करना किसी भी चीज में, और फिर उसके बाद क्या होता है, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म काम करना, जैसे दरी बुनना हो गया, स्वेटर बुनना हो गया, इस तरीके काम, या मोलियों की माला है उनको पिरोना हो गया, इस तरीके से। तो सही आंसर क्या होगा इसका कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास होता है।
तो स्थूल से सूक्ष्म की और ग्रोथ से मोटर डेवलपमेंट की और। तो इस चीज का ध्यान रखना कि विकास है वो किस साइड से होगा, चालक विकास है वो कैसे होगा, मोटर डेवलपमेंट है स्थूल से सूक्ष्म, ग्रोथ से फाइन मोटर स्किल की और हम क्या होते हैं डेवलपमेंट होती रहती है। नेक्स्ट है द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड इज, वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है, वह अवधि जो वयस्कावस्था की किसकी पहल करती है, संक्रमण की पहल करती है। संक्रमण का मतलब क्या हो गया कि उसके बाद वयस्कावस्था है वो शुरू हो जाती है। कौन सी, द पीरियड ऑफ इनिशिएट्स द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड, अडल्टहुड वयस्कावस्था, अडल्टहुड क्या होती है, अडल्टहुड शुरू हो जाती है। तो कौन सी अवस्था के बाद अडल्टहुड आ गई, ऑब्वियस सी बात उसके बाद देखते हैं। किशोरावस्था पहला ऑप्शन है, एडोलसेंस है, मिड चाइल्डहुड है, प्री ऑपरेशनल पीरियड है, एंड चाइल्डहुड है। किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था और बाल्यावस्था की समाप्ति। बाल्यावस्था की समाप्ति होगी, ठीक है। तो बाल्यावस्था की समाप्ति होती, चाइल्डहुड जब खत्म होते है उसके बाद कौन से पीरियड आता है, एडोलसेंस पीरियड आता है, किशोरावस्था आती है, ना कि वयस्क अवस्था आती है। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत है। पूर्व क्रियात्मक अवधि, प्री ऑपरेशनल पीरियड नहीं है। प्री ऑपरेशनल पीरियड जीन पियाजे का टाइम पीरियड इसका कितना है, 2 से 7 साल, कितना 2 से 7 साल। और वयस्क अवस्था ऐसा नहीं है कि 7 साल के बाद आती है। तो ये भी ऑप्शन अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड बिल्कुल नहीं होगा। मिडिल चाइल्डहुड कितने से मानी जाती है कि 6 से 9 वर्ष, और आखिरी जो है वो कितनी होगी, 9 से 12 वर्ष। बाकी कई किताबों में आगे पीछे भी होता है 1-2 साल का, ठीक है, पर लगभग यही है। तो मध्य बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आएगी, सॉरी मध्य बाल्यावस्था के बाद जो बाल्यावस्था का अंतिम पार्ट है वो आएगा, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था जिसको बोलते हैं, पोस्ट चाइल्डहुड बोलेंगे। और इसके बाद कौन सी आएगी, किशोरावस्था आएगी। जो वयस्कावस्था है वो किसके बाद आती है, किशोरावस्था एडोलसेंस के बाद आती है। एडोलसेंस के बाद कौन सी स्टेज आती है, एडल्टहुड की स्टेज आती है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, किशोरावस्था इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। ए चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हेंज शुड नॉट स्टील द ड्रग। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हिंज, हिंज शब्द है, हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। हिंज क्या चीज है, हिंज है जो कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है। किसका है, कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके अंदर एक कहानी आती है कि कोलबर्ग ने जो अपना नैतिक विकास सिद्धांत है, जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, वो क्या दी थी, उसने कई डिलेमा प्रस्तुत किए थे बच्चों के सामने। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। तो एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी किसकी थी, हिंज की कहानी थी। किसकी कहानी थी, हिंज की कहानी थी। हिंज एक आदमी होता है और उसकी जो पत्नी होती है, उसकी जो वाइफ होती है, वो क्या होती है, बीमार हो जाती है। और उसकी जो दवाई है वो बहुत महंगी आती है, और शहर में एक ही मेडिकल स्टोर होता है जिसके ऊपर वो दवाई मिलती है। और हिंज के पास उतने पैसे बेचारे के पास नहीं थे, और पत्नी को बचाना जरूरी है। वो चली गई तो फिर क्या ही करेगा बेचारा, है गम में गाने सुनेगा, और तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो जब ऐसी बात थी तो हिंज मेडिकल वाले के पास जाता है और कहता है कि भाई दवाई दे दे, मेरे पास उतने पैसे अभी नहीं है, मैं, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी उसके बाद दे दूंगा, या जब भी मेरे पास पैसे होंगे मैं अपने आप देके जाऊंगा। तो मेडिकल स्टोर वाला मना कर देता है। तो लगभग चाहिए होता है $2000 के आसपास पैसे चाहिए होता है, पर उसके पास नहीं थे। तो फिर क्या करता है वो आदमी, दोबारा जाता है, थोड़े बहुत पैसों का जुगाड़ करके कहता है कि अब दे दे, आधे मैं ले आया, आधे बाद में दे दूंगा। तब दुकानदार कहता है कि नहीं दूंगा, नहीं देता। तो वो कहता है चल कोई बात नहीं, देखता हूँ, नहीं देगा तो देखते हैं कैसे नहीं देगा। तो दुकानदार जाता है एक रात को, और भाई साहब चला जाता है, ताला तूला तोड़ तोड़ के, सटर सुटर उखाड़ के ले आता है दवाई, बिल्कुल हनुमान जी बन जाता है, संजीवनी बूटी ले आता है। तो ये दवाई ले आया, अपनी वाइफ को दे दी। अब बच्चों से पूछा गया कि उसने जो किया क्या वो सही किया, क्या वो नैतिक है। कुछ बच्चों ने कहा कि जरूरी है, ठीक है, कि अगर वो नहीं लेके आता तो उसकी वाइफ मर जाती, और वाइफ से प्रेम है भाई, और प्रेम में ये सब करना क्या होता है, जरूरी होता है। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं ये गलत है, ये समाज के नियमों के खिलाफ है, अगर ये पुलिस को पता चल गया तो उसको पनिशमेंट होगी, और ये अपने आप में क्या है, इमोरल काम है, चोरी करना, चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके की चीजें हैं। ये कहानी है हिंज की, ध्यान रखना, हिंज की कहानी से लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है नैतिक विकास सिद्धांत का, उसमें ये मेन कॉन्सेप्ट है हिंज की स्टोरी। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, कि दवाई है उसकी चोरी नहीं करनी चाहिए थी।
वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी था, पत्नी की जान बचानी है और पत्नी उसकी जान है, अगर पत्नी की जान गई तो उसकी जान गई, कि बेचारे की क्या अवस्था है ना, रंग नूर सब खत्म ही हो जाता जिंदगी से। तो चोरी करना जरूरी था, क्योंकि वह यदि ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, ठीक है, ये पता है कि पकड़ा जाएगा, बच्चे ने कहा, और जेल भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा? पकड़ने के बाद जेल में जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। कोलब्रा के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो अब जो स्टेज है नैतिक विकास सिद्धांत की कोलब्रा की, तो बच्चा कौन सी स्टेज के अंतर्गत आ रहा है? ये स्टेज दी हुई है। पहले द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। दूसरा है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। तीसरा है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड एवं आगे पालन अभिविन्यास। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब इनमें से बताना है हमें। सबसे पहला देखते हैं द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये होता है टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। ये कौन सी स्टेज है? जैसे का तैसा। इसका मतलब होता है कि जो बच्चे से जैसे का तैसा, जैसा आप बच्चे के साथ व्यवहार करते हो, सामने वाला व्यवहार करेगा, बच्चा उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करेगा। जैसे यदि बच्चा है, उसको उसके साथी ने अगर चॉकलेट दे दी, तो अब वो बच्चा क्या अपने स्कूल में जब होगा तो पराठा अपने दोस्त को खिला देगा, टॉफी दी है तो पराठा खिला देगा। और अगर कोई दोस्त है उसका, उसकी मतलब बैग फाड़ दी, तो अब ये भी क्या करेगा? उसकी बैग फाड़ेगा, इसकी कॉपियां वगैरह या बुक्स है उनको भी क्या करेगा? फाड़ डालेगा। कि जैसा इसके साथ व्यवहार किया जाएगा ये वैसा ही व्यवहार किया करता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को, कुछ भी रखते हैं, पप्पू ने टप्पू को अपनी साइकिल चलाने को दी, तो टप्पू ने बदले में उसको अपनी वीडियो गेम खेलने को दे दी। तो निम्नलिखित में से कोलब्रा की कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन ये है कि जैसा इसके साथ व्यवहार किया जाएगा ये ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा। मोरालिटी जैसी इसमें कोई चीज नहीं होती। अपना स्वार्थ हो तो ये बच्चा क्या कई बार क्या मोरल बिहेवियर करे देता है अपने स्वार्थ के लिए। तो ये तो चीज इसमें संबंधित नहीं है। आगे है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम नियंत्रित अभिविन्यास। ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा आकर ये कहता है कि किसी भी समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उन्हीं का पालन करना बहुत जरूरी होता है ताकि समाज अच्छा और बेहतर रूप से चलता रहे। क्या ये चीज है? द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड एवं आगे पालन अभिन्यास। क्या ये चीज है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इसमें के अंदर क्या होता है? इसके अंदर को बच्चा जब है वो न्याय, मानवता, इंसानियत, दया, करुणा, प्रेम, स्वतंत्रता, समानता, ये जो यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांत है इनके बेस पर सोचता है, ना कि अपने समाज के मूल्यों के आधार पर सोचता है। ये समाज से अलग हटकर भी इस अवस्था में आकर सोचना शुरू कर देता है। तो ऐसा है इसमें। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इसका मतलब क्या होता है कि दंड एवं आगे पालन। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी गलत काम है अगर वो करता है बच्चा, तो उसमें उसको क्या मिलता है? दंड मिलता है। अगर पर्सन ये आ जाए एग्जाम में कि बच्चा टीचर की डांट से या पिटाई से बचने के लिए गृह कार्य करता है, होमवर्क करता है, तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो किस में संबंधित? दंड एवं आगे पालन से संबंधित है। और इसमें भी हम देखते हैं कि जब वो पकड़ा जाएगा तो उसे किस में भेज दिया जाएगा? जेल में भेज दिया जाएगा। जेल अपने आप में क्या है? जेल क्या है? दंड है। जेल क्या है? दंड है, पनिशमेंट है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? आगे लेव वाइगोत्स्की का है। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? जो बच्चे अपने आप से बातचीत करते हैं उनको क्या कहते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? इगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वार्ता, प्राइवेट स्पीच व्यक्तिगत वार्ता, डिस्टोर्टेड स्पीच भ्रांत वार्ता, और प्रॉब्लमेटिक स्पीच क्या है? समस्यात्मक वार्ता। तो क्या कहते हैं इसको? बताओ भाई। तो खुद से बच्चा अपने साथ बात करता है। इगोसेंट्रिक स्पीच कौन सी होती है? ये किसने बताइए? ये बताइए जीन पियाजे ने। किसने बताइए? जीन पियाजे ने बताइए। दूसरी स्टेज होती है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसके अंदर ये चीज होती है। इगोसेंट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि बच्चा किसी भी चीज को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, सिर्फ अपने नजरिए से, दूसरे का उसको कुछ भी पता नहीं है। जैसे दीवार में अगर चित्र है तो बच्चे को ये लगेगा कि वो आदमी जो है फोटो में वो उसके साथ क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है।
बच्चा जब चलता है तो ये सोचता है कि सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है, क्योंकि उसको जो ठीक लगता है वो वही सोचता है, दूसरे का नजरिया उसके लिए मैटर नहीं करता। आंख बंद करके ये सोचेगा कि मुझे अब कोई नहीं देख रहा। तो ये कौन सी अहम केंद्रित वार्ता है, ये अप्रोच होती है। व्यक्तिगत वार्ता प्राइवेट स्पीच है, ये नाम दिया था। डिस्टोर्टेड स्पीच, प्रॉब्लमेटिक स्पीच ये नहीं कहा था। प्राइवेट स्पीच है ये कहा था लेवाइगोत्स्की ने। इसका टाइम पीरियड कितना था, 3 से 7 वर्ष। कितना था, 3 से 7 वर्ष का टाइम पीरियड था। ये वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चा अपने आप से बात करता है, और इसका मेन मतलब क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन, खुद को नियंत्रित करना एक तरीके से अपने विचारों को। और जीन प्याजे ने इसको क्या कहा है, जीन प्याजे ने इसको बिल्कुल बेकार का मानना है, निरर्थक मानना है, क्योंकि प्याजे का मानना था कि ऐसे बच्चे में कई बार घमंड की जैसी चीजें आ जाती है, बच्चा अलग ही दुनिया में रहने लगता है और अपने हिसाब से चीजों को सोचता रहता है, उसको जो रियलिटी है उससे कई बार कुछ दूर चला जाता है। जैसे कि वाइगोत्स्की ने क्या इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। वाइगोत्स्की का मानना था कि प्राइवेट स्पीच से बच्चे सेल्फ नियमन, सेल्फ रेगुलेशन जैसी चीज बच्चे में डेवलप होती है। तो सही आंसर आ जाएगा इसका दूसरा, व्यक्तिगत वार्ता। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता, अहम केंद्रित नहीं, व्यक्तिगत वार्ता प्राइवेट स्पीच आ जाएगा। टाइम पीरियड है इसका 3 से 7 साल। टाइम पीरियड कितना, 3 से 7 साल। नेक्स्ट हम देखते हैं खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, जो पहनने की चीजें होती है, घरेलू सामग्रियां, हाउस होल्ड आइटम्स है, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स है। व्यवसाय में रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या चीज कहलाती है भाई, कि क्या कि एक स्पेसिफिक जेंडर के साथ, किसी भी एक जेंडर के साथ, किसी भी एक सेक्स के साथ विशिष्ट चीजें जोड़ देना। खिलौने जोड़ दिए, पहनने की चीजें जोड़ने, घर के सामान है वो जोड़ दिया, जैसे गुड़िया हो गई वो लड़की खेलेगा और बंदूक है वो लड़का लेकर खेलेगा, फ्रॉक लड़की पहनेगी और दूसरा जो पजामा कुर्ता हो गया या जो लोअर टी शर्ट या जींस वगैरह वो लड़का पहनेगा। इस तरीके से रंगों को कि पिंक कलर है वो लड़कियों को साथ जोड़ दिया जाता है। ये सब चीजें क्या कहलाती है, विकसित जेंडर पहचान है, इवॉल्व्ड जेंडर आइडेंटिटी है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर थ्योरी है, जेंडर सिद्धांत है, जेंडर रिलेवेंस है, जेंडर प्रासंगिकता है। क्या चीज होती है ये सारी चीजें वो क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप ये चीजें होती है कि किन्हीं भी चीजों को आप किसी जेंडर के साथ जोड़ दिया, आपने रंग को जोड़ दिया, पिंक कलर लड़कियों का होगा, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि एक माँ अपनी बेटी को कहती है बेटा पिंक कलर की चीज खरीद ले क्योंकि लड़कियां पिंक कलर की चीजें पहनती है, या पिंक कलर लड़कियों का होता है, निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है, सारे ऑप्शन ये आ जाए तो ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप होगा इसका सही आंसर। जेंडर स्टीरियोटाइप का सीधा सा मतलब सही हो भाई, जेंडर स्टीरियोटाइप का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को जेंडर के साथ जोड़ देना। बंदूक को जेंडर के साथ जोड़ दिया, चोर पुलिस खेल को जेंडर के साथ जोड़ दिया, और गुड़िया से खेलना किसके साथ जोड़ दिया, लड़कियों से जोड़ दिया। नेक्स्ट है, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू खालिस्तान द एक्सपीरियंस दैट ए चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लेकर आती है, अपने साथ जो अनुभव लेकर आती है वो क्या होती है, डिनाई है, उन्हें स्वीकार कर देना चाहिए। क्लासरूम में एक बच्ची आ रही है शुरुआत में, तो क्या करना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस को डिनाई करे, स्वीकार कर देना चाहिए, नेगलेक्ट करे, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, उसको ध्यान नहीं दे उसके ऊपर, या बिल्ड ऑन, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा, अस्वीकार, डिनाई करना भी कोई सही बात नहीं है, नेगलेक्ट करना भी नहीं है, इग्नोर भी बिल्कुल नहीं करना, उन्हें बिल्ड ऑन करना है, उन्हें शामिल कर उनका क्या करना है, हमें संचय करना है। कोई भी बच्चा जब क्लास में एंटर लेता है, पहले दिन आता है तो अपने पूर्व के अनुभव लेकर आता है, घर से भी वो बहुत सारी चीजें सीख कर आया हुआ होता है, तो वो जो चीजें सीख कर आया हुआ होता है बच्चा, उसको उसका प्रयोग करना होता है टीचर को सिखाने के लिए। बिल्कुल भी इग्नोर उस चीज को नहीं करना, उस चीज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। ए टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए, टीचर को, मास्टर को, वे विद्यार्थियों के तुलना को अधिकतम करे, क्या करे, कंपैरिजन करे स्टूडेंट के बीच, तो बिल्कुल गलत बात है, कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वह विशेष संस्कृति और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, तो जो सर्टेन कल्चर्स है, विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चे उनको बढ़ावा दे, ये बात ठीक है। पर अब देखिए, ये बात मैंने पहले भी बताई है, कोई भी स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, इस ऑप्शन को सही देखकर ये टिक कर देगा, और हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना, हमें सारे ऑप्शन पढ़ते हैं
और कई बार क्या होता है, 1 से 2 ऑप्शन ठीक हो जाते हैं, 3% ठीक लगते हैं, ऑप्शन ठीक लगते हैं, उनमें जो ज्यादा सही है वो उस आंसर को माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इग्नोर कल्चरल डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी अमंगेस्ट स्टूडेंट। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं विविधता की अनदेखी करता है। क्या करता है, उनको इग्नोर करता है। ये बात गलत है, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो मतलब खराब टीचर की निशानी है। कम्युनिकेट दैट सी रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम। वह संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे। बिल्कुल शानी बात है, सम्मान करे एवं महत्व दे, इंपॉर्टेंस दे, रिस्पेक्ट करे हर कल्चर की और उनको इंपॉर्टेंस दे। तो देखिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया सही, दोनों बातें क्या एकदम है सही है। तो अपन इनमें ज्यादा सही कौन सी बातें हैं, ज्यादा सही बात है चौथी, तो सही आंसर कौन सा हो गया, चौथा। इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये मत करना कि ऊपर का कोई ऑप्शन दिखा सही और उसको टिक करके आगे बढ़ गए, ये बिल्कुल भी मत करना। सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर उनमें जो ठीक लगे, ज्यादा ठीक लगे उस बात को सिलेक्ट करना है। ये भी बात अपने आप में सही है, ये भी बात सही है, पर ज्यादा सही बात कौन सी है, ये है। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। ऑप्शन कौन से पढ़ने हैं, सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। ऑप्शन को क्या करना है, हमें सारे पढ़ने हैं। ऐसा नहीं करना कि एक ऑप्शन ऊपर वाला ठीक दिख गया तो उसको लेकर आगे बढ़ गए, ये बिल्कुल भी नहीं करना। ये करने से क्या हो सकता है, प्रश्न कई बार आपका बिल्कुल गलत है हो सकता है। साफ हो जाए भाई। हाँ, तो बस इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। 2009 के अनुसार कौन सी बात इनमें से ठीक है, एकीकृत शिक्षा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा है, सेग्रेशन है, पृथक्करण है, मेन स्ट्रीमिंग है, मुख्य धारा शिक्षण है। तो इन सारी चीजों में से 2009 किसकी बात करता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट समावेशी शिक्षा किसकी बात करता है, समावेशी शिक्षा की बात करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हर तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, एक साथ शिक्षा देना। ऐसा नहीं है कि आपने जो होशियार बच्चे हैं उनका बैच अलग कर दिया, जो थोड़े से कम होशियार है उनको अलग कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो, किसी को कम दिखता हो या कम सुनता हो, ठीक है, उन बच्चों को भी क्या एक साथ हमें रख कर पढ़ाना है, अलग अलग कक्षाएं उनकी नहीं बनानी। ये होती है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। खालिस्तान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। रेगुलर स्कूल सिस्टम के अंदर क्या मिले, इक्वल एजुकेशन मिले, ये राइट हो, ये अधिकार हो समान शिक्षा का। तो किस चीज में होता है, पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, इंक्लूशन, मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा, स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा, मल्टीकल्चरल एजुकेशन बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है जिसमें हर बच्चे को एक साथ पढ़ने का एक इक्वल राइट होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। अब ये ऑप्शन है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, ये भी क्या है हमें बिल्कुल देखने में क्या है सही लग रहा है, सही लग रहा है। तो जिन्होंने ये इंक्लूशन का मतलब नहीं पता होगा, जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा होगा, वो क्या करके ये चेप आएगा और ये चेप से उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है हो जाएगा। और गलत होता है क्या हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। और बेड़ा गर्क ना हो आपका, इसलिए किसको सही करना है, समावेशी शिक्षा को सही करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ कह के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करना है। इनका क्या करना है, हमें सही मिलान करना है भाई। देखो कॉलम ए कॉलम बी को, पहला ऑप्शन है गिफ्टेड, प्रतिभाशाली, ये है। और इसका ऑप्शन देखो कौन सा इनमें सही होगा, लैक रीडिंग फ्लुएंसी है, धारापूर्वक पढ़ने में कमी है, प्रतिभाशाली में पढ़ने में कमी बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा, चलो ठीक लगता है देखने में। टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजिली, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आसानी से, आसानी से क्या होगा, विचलित हो जाएगा, तो ये बात तो प्रतिभाशाली में बिल्कुल नहीं होती। एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली, बच्चा क्या है कि शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखेगा, ये बात क्या है बिल्कुल है सही है कि शीघ्रता से तेजी से सीखता है और स्वतंत्र रूप से सीखता है, तो सही ऑप्शन इसका तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड, अधिगम असक्ता, कि लर्निंग डिसेबल्ड है, लर्निंग में उसको क्या हो दिक्कत होती है, तो क्या करेगा वो, पढ़ने में कमी है, ठीक है।
मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, नहीं सोच सकता, विचलित होने की आदत है, ये है। अब ये दो ऑप्शन है कि विचलित भी हो जाता है, अधिगम अशक्त बच्चा है वो, और धारापूर्वक पढ़ने में कमी भी होती है। ए भी ठीक हो सकता है और सी भी ठीक है, हो सकता है। तो अगले में हम चलते हैं। क्रिएटिव बच्चे कौन से होते हैं? जो एक ही चीज के कई तरीके से सोच सकते हैं, समस्या का हल कर सकते हैं। तो सृजनात्मक बालक अभिभावक को कौन से होंगे? मूल समस्या के समाधानों के बारे में सोच सकता है। अब दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, दो ही चीजें बच गई। अगला है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी के बारे में जिक्र किया गया है। और एडीएचडी में क्या होता है? अवधान की कमी, किसी कमी, अवधान ध्यान नहीं दे पाता बच्चा, मतलब आसानी से विचलित हो जाएगा। तो सी इसका हो जाएगा, और इसका फिर कौन सा हो जाएगा? ए। तो सही आंसर होगा इसका डी ए बी सी, डी ए बी सी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ए बी सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ए बी सी। तो देखो कौन से ऑप्शन में डी ए बी सी है भाई, वो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ए बी सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ए बी सी हो जाएगा। एक तो क्या, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, एग्जाम आपका सिर पर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी जो बच्चे तैयारी कर लगेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस के अंदर, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो? हल करो, सोल्व कर पाओ। चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? इफेक्टिवली कब लर्निंग होती है बच्चों की? शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है भाई। टीचर क्या करता है? टीचर फुल्ली कंट्रोल करता है। और मैंने क्या कहा था, जहां पर भी कंट्रोल शब्द आए, नियंत्रित शब्द आ जाए, नेगेटिव टैग वर्ड आए, और ये देखते ही उस ऑप्शन के ऊपर क्या कर देना, आपको क्रॉस कर देना है। टैग वर्ड की क्लास आप जरूर लगा लेना, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड का, उससे आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आराम से सोल्व होंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड दिखे राइट है, नेगेटिव टैग वर्ड जहां दिख जाए उस ऑप्शन को देखते ही क्रॉस कर देना है। दे मेमोराइज फैक्ट गिवन बाय इन टेक्स्ट बुक, श्यामपट पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। मैंने बताया था मेमोराइज है, मेमोराइज है कंठस्थीकरण करना, याद करना, नेगेटिव टैग वर्ड है, और ये दिखते ही उसके ऊपर क्या कर देना? क्रॉस कर देना, गलत बात है। दे कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, आंसर की क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, जो मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया उसके आंसर को यू चेप लिया देखकर, तो ऐसे चेप ले, वो अपने आप में क्या है? गलत बात है। चौथा है दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क, वे क्या है? विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर तरह की एक्टिविटी में। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हर तरह की चीज में, ये अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही बात है, सियानी बात है, अच्छी बात है। और अच्छी बातें हैं उसी को हमें एग्जाम में क्या करना है? टिक करना है। बिल्कुल जो बिल्कुल सही बात दिखे, एकदम सही समझदार भरी, उन बातों को क्या कर देना? टिक कर देना। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन शुड खालिस्तान क्वेश्चंस इन द क्लास, बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। इनकरेज करे बच्चों को पूछने के लिए, सही बात है। डिस्करेज टू आस्क, पूछने के लिए हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना अपने आप में क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। टैग वर्ड में मैंने बताया था, ये यहां पर भी दिखे उस ऑप्शन को गलत कर देना। नॉट बी अलाउड टू आस्क, पूछने के लिए अलाउड ना, उनको अनुमति भी नहीं दी जाए, ये बात तो गलत है भाई, कि बच्चा प्रश्न में क्लास में प्रश्न ही ना पूछे, उनको परमिशन ही ना हो, ये बात गलत है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी। आप जब टीचर बन जाओ तो ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। बच्चों को पूछने के लिए बिल्कुल कहो कि जितना मर्जी पूछो, पूछने से रोकना चाहिए, ये भी बात क्या है? बिल्कुल गलत है, तो पूछने से रोके। तो सही बात कौन सी होगी? ऑप्शन फर्स्ट, पूछने के लिए प्रेरित करना है, उनको क्या करना है? हमें इनकरेज करना है, आस्क के लिए, पूछने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स, नोट है भाई, नोट के ऊपर स्पेशल लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग घटित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसेस नहीं बतानी है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, ये मैंने बताया था कि मेमोराइजेशन आप जहां भी ना आ जाए, रिकॉल ना आ जाए, अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है, देखते ही ऑप्शन पे काटा मार देना। रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस है, पुनरावृत्ति करना, और प्रैक्टिस अभ्यास करना, अभ्यास करना अपने आप में ठीक बात है।
क्योंकि बार बार अभ्यास करेंगे, पुनरावृत्ति होगी चीजों की, तो सीखना अपने आप में क्या मीनिंगफुल होता है, अच्छा होता है। निर्देश एवं संचालन, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चाहिए होती है, निर्देश इंस्ट्रक्शन भी चाहिए होती है, तो ये बात भी ठीक है भाई, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, एक्सप्लोर करे बच्चा, ठीक है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया करे, ये बात भी अपने आप में ठीक है। तो वो बात बतानी है जिससे सार्थक अधिगम नहीं होता, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। कंठस्थीकरण का मतलब होता है रट्टा मारना, एक तरीके से, जो रट्टा मारने से अपने आप में आपको पता ही क्या ही सार्थक अधिगम होगा, मीनिंगफुल लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट, when teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब जब पॉजिटिव मतलब विश्वास हो जाए टीचर को विद्यार्थियों की योग्यताओं के बारे में, तो क्या होगा भाई, आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होकर रहते हैं, ठीक है, सही बात है। बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग एनी एफर्ट, रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं, और पुटिंग, स्टॉप पुटिंग एनी एफर्ट, एफर्ट लगाने क्या कर देंगे, रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, एफर्ट लगाना बंद कर देंगे, तो ये बात क्या गलत है भाई, एफर्ट लगाना बंद कर दे तो गलत बात है। बिकम डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड, ये बताया था डिमोटिवेटेड और स्ट्रेस नेगेटिव टैग वर्ड है, ये जहां पर भी दिखे उसके ऊपर क्रॉस कर देना, कि उत्साह भी नहीं है और दबाव में आ गया, स्ट्रेस में आ गया बच्चा, तो अपने आप में क्या गलत बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जब आप टीचर बनो तो किसी भी बच्चे को स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं लेके आना, चिल रखना है उसको। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत बात है, प्रभावित इफेक्टेड तो इंसान होता ही होता है। जो शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब क्या होता है, बच्चे सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं बच्चे, ईगर होते हैं, उत्सुक होते हैं, कि अब टीचर को विश्वास हो गया कि हाँ ये बच्चे हैं, ये कुछ तबाही मचा दें, कुछ कर दिखाएंगे। और जब ऐसा हो तो बच्चे क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं, प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। और बच्चों को क्या करना है, मोटिवेटेड ही रखना है। नेक्स्ट क्या है भाई, चिल्ड्रंस एरर्स, ध्यान रखना, एरर्स का मतलब गलतियां, बच्चों की गलतियां, एरर्स के बारे में जिक्र किया गया है। रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह, बच्चों की गलतियां क्या उनको लापरवाह बताती है, ठीक है। शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू रिपीटेड प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, ठीक बात अपने आप में। आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग, अधिगम का एक पार्ट है, उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है, ये बात सही है कि जो त्रुटियां होती है, एरर्स होती है, वो लर्निंग का एक पार्ट होती है, उससे लर्निंग और अच्छी और बेहतर होती है। आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। बच्चे कितने लापरवाह, लापरवाह का मतलब नहीं है कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लापरवाह, इसका मतलब ये है कि बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं, और सीखने के दौरान गलतियां होना एक उसका लर्निंग का एक पार्ट होता है, तो सुधार देनी चाहिए, ये बात ठीक है। पर ज्यादा महत्व की बात कौन सा है, ये है कि लर्निंग का एक भाग है, अधिगम का एक क्या है, भाग है, उसके विचारों को अंतर्दृष्टि देती है, इनसाइट देती है, तो सही आंसर उसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा भाई। ये ध्यान रखना कि गलतियां सब जहां पर भी दिखे उसको नेगेटिव में नहीं लेकर चलना, गलतियां जो होती है, एरर्स जो होती है, त्रुटियां होती है, वो लर्निंग का एक क्या है, पार्ट है, सीखने का एक भाग है, वो अपने आप में क्या है, अच्छी चीज है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलती कर करके ही सीखता है, पर सिर्फ गलतियां ही करते रहे तो वो बात अपने आप में क्या है, गलत है। असेसमेंट, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, असेसमेंट शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना, कि मूल्यांकन को क्या है, एक अलग सेपरेट एक्टिविटी के रूप में लेना चाहिए, ये बात क्या सही है, क्या नहीं, गलत बात है ये तो। शुड बी पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए भाई, ये शानी बात है, ये क्या है, शानी बात है। पर ये देखना है कि जब भी कोई शानी बात दिखे उसके ऊपर टिक करके आगे नहीं बढ़ जाना, सारे ऑप्शन देखने हैं, एक ऑप्शन में कई बार 2 से 3 शानी बात होती है, सही बात होती है, 2 ऑप्शन भी सही होते हैं, तो उनमें से फिर उसको टिक करना होता है जो ज्यादा सही होता है।
तो नेक्स्ट चलते, केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए कि सिर्फ क्या कर दे, मार्क्स दे, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो क्या हो गया, अपने आप में गलत बात होगी। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ये भी अपने आप में क्या है, गलत बात है। तो सही आंसर किसका क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या एक भाग है, इस चीज का ध्यान रखना भाई। मूल्यांकन होता है वो क्या है, लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको अलग से ले लें या वो केवल मार्क्स के बेस पर हो कि सिर्फ बच्चों को नंबर बता दे। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। एक पार्ट होना चाहिए जो लगातार चले, कंटिन्यू चले। उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन भी बोलते हैं उसको, जो लगातार चलता है। उसका पर्पज होता है विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की कमियों का पता लगाना और उनको दूर करने का प्रयास करना। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम के अंदर लर्निंग क्या चीज है भाई, लर्निंग क्या चीज है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है कि ठीक है, सही बात है। पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, पैसिव नहीं है भाई, निष्क्रिय तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन तो गलती ही हो गया। द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन नॉलेज, जानकारी अर्जन की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। देखो ये भी बात है, ऑप्शन इसमें सही है और ये भी ऑप्शन सही है। रुको, ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, वाओ क्या बात है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ये भी क्या है, अपने आप में बिल्कुल राइट आंसर है, सही। ये ऑप्शन भी सही हो गया, ये ऑप्शन भी सही हो गया और ये ऑप्शन भी सही है। और अब देखिए बहुत ही खतरनाक प्रश्न है ये। जनरली क्या होता है, हमने ये पढ़ा होता है सीडीपी के अंदर कि क्या होता है कि लर्निंग जो अधिगम क्या है, एक व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है। ये लाइन हमने बहुत बार पढ़ी है। और ये क्या, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। मोस्टली स्टूडेंट ये ऑप्शन देखते इसको टिक कराएंगे और ये अपने आप में क्या है, गलत आंसर है। सही आंसर होगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, तीन ऑप्शन सही है, पर ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा, ये होगा। क्योंकि जो संरचनावाद दृष्टिकोण है जीन प्याजे का दिया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की का दिया हुआ है, और जीन प्याजे को तो इसका जनक माना जाता है, पापा माना जाता है, फादर माना जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म का। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो पापा था प्याजे, आप तो प्याजे ने क्या कहा था, प्याजे ने ये बताया था कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, बच्चा सक्रिय अधिगम करता है। जैसे ही वो समाज के एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है, अपने आप अपने एक्सपीरियंस से बच्चा सीखता है। और जो ज्ञान है वो बाहरी नहीं है, ज्ञान बच्चे के भीतर ही है। ये बात किसने कही थी, प्याजे ने बोली थी। तो ठीक है, जवाब बेगी भाई। तो प्याजे महाराज ने कहा था कि एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, ध्यान रखना। और सामाजिक प्रक्रिया कहा था लेव वाइगोत्स्की ने, वाइगोत्स्की और प्याजे ने सबसे ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, तो सक्रिय भी है और सामाजिक प्रक्रिया भी है, ध्यान रखना इस चीज को। तो सही आंसर हो जाएगा पहला, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और ज्यादातर लोग ये कर देंगे क्योंकि हमने बार बार पढ़ा होता है कि लर्निंग क्या है, अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। ये कर देंगे और इन करते क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही आंसर कौन सा होगा, पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है, एक सिचुएशन दी गई है नीचे, तो वो कौन से प्रिंसिपल को दर्शाएगी। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि जो स्टूडेंट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, वो फील करते हैं, क्या फील करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, कि वो क्या करते हैं कि वो खुद अच्छे नहीं हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं। और हतोत्साहित महसूस करते हैं, डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं, खुद को हतोत्साहित है। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। कि फिर क्या करते हैं, वो एफर्ट ही नहीं लगाते, कोई काम भी नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते, बिना प्रयास के काम को छोड़ देंगे, हमसे होना तो है नहीं, ऐसा सोच लेंगे। देखो भाई खतरनाक ही प्रश्न है, भयंकर खतरनाक प्रश्न है। कोग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। कोग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, संज्ञान और संबंध संवेग संबंधित नहीं है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट सेपरेबल, अनुवांशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है, अनुवांशिकता और पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा भाई इसका, देखते हैं, चीजों को समझते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, जो अच्छे रूप से परफॉर्म नहीं कर पाते, वेल परफॉर्म नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं, क्या करते हैं, वे फील करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है। वो क्या है, पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है।
ये क्या कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं। अच्छे नहीं होने का मतलब क्या है, ये उनकी संज्ञानात्मक एबिलिटी है। अच्छा नहीं होना या किसी चीज में पीछे जो हो जाना, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, संज्ञान के ऊपर, कॉग्निशन के ऊपर आपके डिपेंड करता है। तो संबंध एक तो इसमें आगे कॉग्निशन, और उसका रिजल्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, यथोत्साहित महसूस करते हैं। महसूस करने का मतलब क्या हो गया, फील करना। महसूस करने का मतलब क्या हो गया, फील कर रहे हैं। फील किस में होता है, इमोशन में होता है। फील किस में होता है, इमोशन में। फील किस में होता है, इमोशन में होता है। फील किस में होता है, इमोशन में फील करता है इंसान। तो इसमें बात की गई संज्ञान और संवेग की। इमोशन अपने आप में भाव क्या है, हतोत्साही महसूस करना या परेशान दुखी महसूस होना अपने आप में क्या एक इमोशन है, एक संवेग है। तो इसका मतलब है कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल। इसका मतलब ये है कि कॉग्निशन और इमोशन क्या है, वो अपने आप में अलग नहीं है। क्योंकि संज्ञान में जब कोई बात हुई तो उसका असर किसके ऊपर पड़ गया, संवेग के ऊपर पड़ गया। संज्ञान के कारण अपनी मेंटल एबिलिटी, संज्ञान का सीधा मतलब होता है मेंटल एबिलिटी। कॉग्निशन का, कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि चिंतन है, स्मरण है, ध्यान है, लॉजिक है, थिंकिंग है, परसेप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, संज्ञान के अंदर आती है, कॉग्निशन के अंदर आती है। तो जब यहाँ दिक्कत होगी, इसके कारण बच्चा पिछड़ गया कहीं और फर्क पड़ गया, क्या दुखी हो गया। फर्क किसके ऊपर पड़ गया, इमोशन के ऊपर क्या पड़ गया, फर्क पड़ गया। इसका मतलब ये क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दूसरे अलग एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अगर यहाँ बच्चा पिछड़ रहा है तो इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब क्या, एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सब सही आंसर इसका कौन सा हो गया, पहला हो गया। ध्यान रखना कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, अलग नहीं है भाई, एक दूसरे से संबंधित ही है, ये एक दूसरे से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन तो क्या है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये तो अपने आप में उल्टी बात कर दी। और अनुवांशिकता पर्यावरण का अलग नहीं है इस चीज का, तो इसके साथ संबंध ही नहीं है पर्सन के साथ। तो इन दोनों ऑप्शन की तो कोई स्वयं से बनती ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। ए टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। एक मास्टर क्या करता है भाई, एक मास्टर क्या करता है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। कैसे प्रोत्साहित करेगी भाई, कैसे करेगी, प्रोत्साहित कैसे करेगी, इनकरेज कैसे करेगी उनको। पहला ऑप्शन है राइटिंग स्टेप्स बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, कि जो भी क्वेश्चन आंसर है पाठ्य पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में, उनका अच्छे से क्या कर दे, सॉल्यूशन दे दे, समाधान लिख दे। और ये क्या करना है, हमें समस्या समाधान करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है उनको। अच्छा, उसके लिए मोटिवेट करना है, इंकरेज करना है। तो ये अपने आप में गलत है कि आपने पहले समाधान लिख कर दे दिया, तो क्या वो बने, कुछ नहीं बनेंगे, बेड़ागर को अगर रट्टेबाज बन जाएंगे। गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर देना। एक ही तरह के प्रश्न दे दे, सेम टाइप के, और उनके क्या कर दे, अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वो क्या कर दे, टाइम दे दे पूरा। ये क्या बात हुई भाई, एक ही तरह के प्रश्न दे, सेम टाइप के प्रश्न दोगे तो क्या ही उनके सामने प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, प्रॉब्लम चली जाएगी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देना। कंठस्थीकरण करना, मेमोराइजेशन करना, क्या है भाई, ये अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड, और ये जहां पर भी दिखे नेगेटिव टैग वर्ड के ऊपर क्रॉस कर देना, ऑप्शन गलत है। तो चौथा बच गया, ये अपने आप में यही ठीक होएगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए, सहजना भूत है कि सहज रूप से अनुमान लगाए वो, और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, कि एक ही चीज के कई तरीके से देखना। बहु विकल्प का मतलब क्या हो गया, कई तरीके से चीजों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन दे, तो इसके लिए हमें बच्चे को क्या करना है, बिल्कुल भी प्रोत्साहित करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब भी कभी ऐसी बात आए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें क्या करना है, बच्चे को इनकरेज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को ये कहना है कि कई तरीके से सोचो इसको, एक ही समस्या को कई तरीके से सोच कर सोल्व करना अपने आप में क्या होती है, सही चीजें होती है, सही अप्रोच होती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओवन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इज एन एग्जांपल ऑफ।
वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सौ पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? सौ पहल और प्रयास शामिल है, खुद पहल करे किसी भी काम में। यूज ऑफ मेथड वेयर लर्नर्स ओवर इनिशिएटिव, खुद इनिशिएटिव ले एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन एन एग्जांपल ऑफ, खुद एफर्ट लगाए। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नहीं है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो बिहेवियर करता है, जो वार्तालाप करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल बोलते हैं। एक दूसरी चीज होती है इंट्रापर्सनल। क्या होती है? इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल वो चीज होती है जब इंसान खुद के साथ बातचीत करे, खुद के अंदर जाए, खुद को महसूस करे। जैसे साधु संतों के बीच है, जो दार्शनिक फिलोसफर होती है, उनके अंदर ये इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। तो ये तो नहीं है। डिडक्टिव मेथड है, निगमनात्मक विधि है, ये भी नहीं है। डिडक्टिव का मतलब क्या हो गया? निगमनात्मक का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। पहले आपको नियम बता दिया कि x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। उसके बाद x की वैल्यू 1 दे दे, y की वैल्यू 2 दे दे, तो सिंपल सी बात है। अगर आपको पहले नियम ही बता दिया तो आप गदड़ देसी इसको फिट करेंगे, एकदम फिट कर देंगे इसके अंदर, एकदम से मारेंगे चला के और आंसर दे देंगे। तो ये तो अपने आप में क्या है? गलत है। सब पहले खुद पहल करे, प्रयास शामिल करे। तो नियम जब बता दिया तो सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। तो ये बात भी अपने आप में सही नहीं है। लर्नर सेंटर्ड मेथड है, अधिगम केंद्रित, कर्ता केंद्रित विधि, ये अपने आप में ठीक बात है भाई कि लर्नर है वो बिल्कुल सेंटर में हो। ये लर्नर सेंट्रिक विधि है जिसमें लर्नर अपने आप से क्या है? पहल कर रहा है, किसी भी काम को करने की एफर्ट लगा रहा है। ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत विधि, बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड तो क्या होगा कि मास्टर पढ़ाएगा और एक पर्सन है उसके आंसर लिखवा देगा बोर्ड पर और बच्चे ने लिख लिया और घर चला गया, रट्टे मार के एग्जाम दे दिए, ठीक है, टॉपर हो गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, फेल हो गया, जो भी रहा। तो ट्रेडिशनल बिल्कुल नहीं है। तो सही आंसर फिर कौन सा बच गया इसका? तीसरा, कि लर्नर सेंटर्ड मेथड है ये। इसके सेंटर में कौन सा है? लर्नर है, जो खुद पहल कर रहा है। बुद्धि के बारे में, किसके बारे में? Which of the following statement about intelligence is correct? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बुद्धि के बारे में कौन सी बात सही है भाई? बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। अभिसारी का मतलब क्या होता है? एक अभिसारी होता है और एक क्या होता है? अपसारी। अपसारी। कन्वर्जेंट है, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कौन सी होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। अभिसारी का मतलब क्या होता है? एक समस्या का एक ही समाधान बताना या किसी बात का एक ही जवाब देना। किसी बात का एक ही जवाब देना। जैसे आपने पूछा बच्चों को फूलों के बारे में बताओ, फूलों का क्या उपयोग होगा? और अपसारी चिंतन का मतलब होता है एक ही बात के कई जवाब देना, एक ही समस्या का कई समाधान ढूंढना। और ये कौन से जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं इनके अंदर ये ज्यादा पाई जाती है। तो अभिसारी का मतलब हो गया कि आपने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ फूल किस चीज के काम आते हैं, तो बच्चे क्या बताएंगे? अभिसारी चिंतन वाले बच्चे ये बताएंगे। अभिसारी जो डाइवर्जेंट, जो ये कौन सी है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये बच्चे बताएंगे कि फूल है, सुंदर लगते हैं देखने में। क्या बताएंगे? कि सुंदर लगते हैं, या बता दें खुशबू आती है। बस इन दोनों में से एक ही बात बताएंगे। अपसारी चिंतन वाले क्या बताएंगे? अपसारी चिंतन वाले बताएंगे कि जो फूल है वो खुशबू के काम आते हैं, सुंदरता के काम आते हैं, बूंदी में डालते हैं, मिठाइयों में डालते हैं, परफ्यूम बनता है, इत्र बनता है इनका, गुलाब जला के लोग आंखों में भी डालते हैं, ठीक है। और बहुत बार तो गुलाब जो है, रोज डे के ऊपर देने के भी काम आता है। लोगों की क्या सेटिंग बेटिंग करवा देता है, घर बसवा देता है। उसके बाद कईयों के जूत पड़ जाते हैं, लठों की कुटाई हो जाती है। तो फूल क्या है? अपने आप में कई तरीके से काम कर सकता है। तो अब सारी चिंतन वाले बच्चे हैं वो कई तरीके से जवाब इसका दे देंगे, कई तरीके से जवाब देंगे। कौन सा कथन सही है? तो अभिसारी रूप से सोचने की क्षमता, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये अपसारी है। दोनों ही हो सकते हैं पर ये भी हो सकती है। दूसरा, इंटेलिजेंस इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अनुभव, एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद जो रिजल्ट है उसका बिहेवियर में, उसके व्यवहार में क्या है? स्थायी परिवर्तन है। ये बात क्या है? बिल्कुल शानी बात है, सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध एक अनुवांशिक विशेषक है और उसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। ना 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 ना, ये क्या बोल रहा है कि इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट, सिर्फ अनुवांशिक है? ऐसा नहीं है।
उसके के अंदर क्या है, मेमोरी है, रीजनिंग है, ऐसी बात है। ये बात कुछ हद तक ठीक है, पर बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस क्या है, जो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का क्या है, मिक्सर है। और अच्छा इन्वायरमेंट देके बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। तो ये गलत बात है भाई, ये बिल्कुल भी शानी बात नहीं है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। ये क्या बोला, बुद्धि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, शानी बात है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाले की योग्यता शामिल होती है। बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, बिल्कुल क्या राइट आंसर है। मैंने एक चीज आपको बताई कि आपको ये ऑप्शन ठीक लगा और आपने क्या किया, इसको टिक करके आगे चले गए, तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सारे ऑप्शन देखने हैं, ज्यादा सही हो वो आंसर देना है। बुद्धि क्या है, बहुआयामी है, और ये किसने दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। और हार्वर्ड गार्डनर में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। गार्डनर ने बताया था बुद्धि कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की है। फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की शायद बुक थी उनकी, उसमें से लिंग्विस्टिक होती है, भाषाई होती है, काइनेस्थेटिक होती है, गतिक होती है, स्पेशियल होती है, स्थानिक होती है, म्यूजिकल होती है, संगीतज्ञ वाली होती है, इंटरपर्सनल होती है, इंट्रापर्सनल होती है। इस तरीके से 8 तरह की इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने बताई थी। गार्डनर में से एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर कौन सा, इसका सही आंसर है ऑप्शन है 4। सही आंसर कौन सा, इसका ऑप्शन है 4 है कि जो बुद्धि है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। बहुआयामी बुद्धि है, एक बुद्धि एक तरह की नहीं होती, बुद्धि कई तरह की होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट कौन सा है भाई, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। प्राथमिक, प्राइमरी, परिवार, विद्यालय, सरकार, मीडिया। तो क्या 3 तरह के होते हैं प्राथमिक, और जो प्राइमरी होता है उसमें कौन से आते हैं, फैमिली आएगी, फैमिली होगा, फैमिली मेंबर होंगे, परिवार, निकट संबंधी, माँ बाप, भाई बहन, ये सब लोग इसमें आते हैं, प्राथमिक में आएंगे, प्राइमरी में आएंगे। ठीक है, स्कूल आता है सेकेंडरी में। स्कूल किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी में। सेकेंडरी के अंदर स्कूल आएगा। सेकेंडरी में ये होता है, क्या होता है सेकेंडरी में, स्कूल हो गया, उसका आस पड़ोस हो गया, टीचर हो गए, यार दोस्त हो गए, ये किस में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे, द्वितीयक में आएंगे। सरकार, मीडिया, ये किस में आएगी, तीसरे में आएगी। किस में आएगी, तीसरे में, तृतीयक में। 3 तरह की चीजें होती है समाजीकरण के अंदर। तो ये आ गया, तो प्राथमिक पूछा तो सही आंसर इसका क्या हो गया, परिवार इसका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है, हो गया। फैमिली इसका राइट आंसर होगी। स्कूल इसका द्वितीय के अंदर आएगा। सरकार, मीडिया तीसरे के अंदर आएगी। सरकार किसके अंदर आएगी, तीसरे के अंदर आएगी। नेक्स्ट है द मेजर प्रोपोजिशन। मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है भाई, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट। इंफीरियर होती है ना, ना ना ना, ये बात नहीं की। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू अडल्ट, ये भी बात नहीं की कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर, ना ये कही ना ये कही भाई। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये बात भी नहीं की थी। पियाजे ने ये कहा था कि बच्चों की सोच है जो मात्रात्मक रूप से, क्वांटिटेटिवली क्या होती है, सेम होती है, भिन्न नहीं होती। क्या होती है, सेम होती है, समान होती है, ये बात कही थी, ये गलत है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ये बात कही थी भाई। जो क्वांटिटेटिवली है सेम होगी, और क्वालिटेटिवली क्या होगी, डिफरेंट होगी, ये बात बोली थी। चौथा हो इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने जीवन में कभी भी नहीं पढ़े होते। तो इस चीज का ध्यान रखना कि पियाजे के अनुसार क्या चीज थी, जो सोच होती है बच्चों की गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से समान होती है भाई। क्वांटिटेटिवली क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। क्वालिटेटिवली क्या होती है, भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न होती है। नेक्स्ट है जेंडर इज एन। जेंडर क्या चीज है, एक जैविक कारक है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, मनोवैज्ञानिक सत्ता है, साइकोलॉजिकल एंटाइटी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, आर्थिक अवधारणा है। तो जेंडर क्या चीज है, जेंडर एक क्या है, सामाजिक संरचना है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है, क्योंकि सोशल समाज के अंदर ये मतलब डिवीजन होता है कि मेल आदमी है ये काम बाहर के काम करेगा, महिला घर के काम करेगी, लड़कियों का पिंक कलर होगा, लड़कियां गुड़ियों से खेलेगी, लड़का बंदूक से खेलेगा। तो ये जो हमने
पहचाने बना दी जेंडर की, ये किस चीज के साथ होती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संरचना। जैविक कारक मत लिख देना इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? सोशल स्ट्रक्चर है इसकी, सोशल कंस्ट्रक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इज, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? व्यापक आयाम विकास के, पहला शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। क्या विकास इस तरीके से होता है? फिजिकल होगा, कॉग्निटिव होगा, सोशल एंड इमोशनल होगा। दूसरा क्या होगा? इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ होगा। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं समूह होगा। तो पहला हम देखते हैं शारीरिक होता है, ठीक है। सबसे पहले तो माँ के पेट में बच्चा शरीर ही बनना शुरू होगा, दिमाग तो बाद में होगा। सबसे पहले तो क्या होगा? शारीरिक ही होगा। तो शारीरिक होगा, संवेगात्मक सबसे पहले नहीं होगा, और सामाजिक, सोशल सबसे पहले नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए। अब तो ऑप्शन बचे अपने पास ये और ये, पहले और तीसरे में से देखना है। उसके बाद संज्ञानात्मक होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की होती है, जो चिंतन, तर्क, ध्यान, समरण ये होता है, या व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बनती है बच्चे की। संज्ञानात्मक ये बनता है, तो ये बच गया, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद सोशल होता है बच्चा, और उसके बाद इमोशनल चीजें आती है, सामाजिक रूप से आती है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट, बच्चों के लर्निंग से संबंधित है, कौन सी बात सही है? एकदम वो बतानी है। चलो भाई, हाँ, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, एकदम बल ठीक बात है, ये ठीक बात है कि क्या है? ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग, लर्निंग के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक बात है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। ये बोला कि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो हेरिडिटी पर से पहले ही क्या होती है? निर्धारित होती है, पहले डिटरमाइंड होती है हेरिडिटी से बच्चे की सीखने की बात। ये बिल्कुल का बात गलत है। हेरिडिटी से मान लीजिए बच्चे का आईक्यू अच्छा है, पर इन्वायरमेंट खराब मिल गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो सही आंसर ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सोशल इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है बच्चे का, वो क्या करता है? उसकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करता है, सीमित करता है, सीमित करेगा, क्या करेगा? लिमिट करेगा। लिमिट जहां पर भी शब्द आए अपने आप में क्या नेगेटिव वर्ड है? ऐसा नहीं है, लिमिट कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चिल्ड्रन हैव टू रिवार्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड एंड लर्निंग, क्या करना है अभी? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंडित करना होता है, ये बात बिल्कुल भी गलत है। बच्चों को पुरस्कार एवं दंड देना दोनों ही अपने आप में क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। ना तो इनाम देना होता, ना भी दंड देना होता। इनाम इसलिए नहीं देना होता क्योंकि जब बच्चों को इनाम देने के लिए आप पढ़ाते हो कि फर्स्ट आएगा तो बाइक दिला देंगे, आईफोन दिला देंगे, तो बच्चा उसके लिए पढ़ना शुरू कर देता है। जो उसकी भीतर से सीखने की जो चीजें होती है, मोटिवेशन होता है, वो अपने आप में खत्म हो जाता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना कि जो रिवार्ड होता है वो अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ये भी गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। कैसे प्रेरित होते हैं? स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, कैपेबल तो होते ही होते हैं। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है? अभी छोटे वयस्कों के रूप में, मिनिएचर अडल्ट, पैसिव इमिटेटर्स, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। ये तो नहीं है, छोटे वयस्क हो गया है, नहीं है। निष्क्रिय तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्टिव एक्सप्लोरर, सक्रिय अन्वेषणों के रूप में, ये बात ठीक है। खाली स्लेटों के रूप में, ब्लैंक स्लेट, ऐसा भी नहीं है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है बच्चों को। किसके रूप में देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में बच्चे को क्या करते हैं? हमेशा देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग क्या है? अधिगम क्या चीज है? एक सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि, निष्क्रिय अनुबंधित गतिविधि। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? बच्चा क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। बच्चा समाज के साथ संपर्क में आके सीखता है। समाज, सोशल और कल्चर के ऊपर, सोसाइटी कल्चर के ऊपर वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। तो वाइगोत्स्की देखते क्या सही आंसर हो जाएगा? सामाजिक होगा। निष्क्रिय भी नहीं है, अनुबंधित भी नहीं है, व्यक्तिगत भी नहीं है। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग आंसर होंगे, बिल्कुल भी गलत आंसर हो जाएंगे। आखिरी प्रश्न आ गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग
करेक्टराइजेज ए चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। भी पूर्व प्री ऑपरेशनल स्टेज है जीन प्याजे की, कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है। टाइम पीरियड होता है इसका 2 से 7 वर्ष। सर्कुलर रिएक्शन, वर्तुलाकार प्रतिक्रिया। वर्तुलाकार प्रतिक्रिया कौन सी होगी कि वो प्रक्रिया जो बार बार करता है बच्चा, क्या करता है? बार बार करता है। जैसे बच्चे को अंगूठा चूसना पसंद आ गया तो बार बार चूसेगा। फिर बच्चा क्या, खिलौना की आवाज उसको अच्छी लगेगी तो खिलौना लेकर बार बार हिलाएगा। ये सारी चीजें की इसमें होती है, सर्कुलर रिएक्शन के अंदर होती है। तो प्री ऑपरेशनल में ये नहीं होती, ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होती है, पहली जो अवस्था होती है उसके अंदर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ऐसा भी नहीं है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी इसी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। कि मान लीजिए आपने तकिए के नीचे खिलौना छुपा दिया तो बच्चे का एम क्या, लक्ष्य है खिलौना लेना, तो उसके लिए वो तकिए को हटा देगा, तो उसका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो गया। विलंबित अनुकरण, डेफर्ड इमिटेशन बिल्कुल नहीं है। डेफर्ड इमिटेशन, नकल एक तरीके से अनुकरण करना, ये भी नहीं है। इनवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, विचारों की अनुक्रमणीयता होती है, ये बात बिल्कुल राइट है। क्योंकि स्टेज के अंदर क्या होता है, बच्चों में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है 6 + 5, 6 + 5 11 हो गए, 11 हो गए, ये आपने बता दिया। फिर आपने कहा कि 11 में से 5 पाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बच्चे अपने आप में नहीं बता सकते। बच्चे इसको दोबारा से ऐसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करेंगे, 11 डंडे खींचेंगे, 5 काटेंगे, ठीक है। और अगर सीधा बता दें, ये होती है रिवर्सिबिलिटी। तो किस चीज का हो गया? विचारों की अनुक्रमणीयता हो गई। रिवर्सिबिलिटी के स्टेज के अंदर बच्चों में कमी होती है। इसके बाद बच्चों में रिवर्सिबिलिटी का गुण आता है, जो अगली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है उसके अंदर बच्चों में रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पसंद आई होगी वीडियो, और ये आपकी तैयारी को और अच्छा और महत्वपूर्ण बनाएगी, बेहतर बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।